नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, MPPSC प्रीलिम्स 2026 के टारगेट के लिए मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया था जिसका नाम है सिलेक्शन सीरीज। इस सिलेक्शन सीरीज में मैं डेली आपको MCQ सॉल्व करा रहा हूं जो मुख्य रूप से PYQ हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसकी सीरीज में आपको सॉल्व करा रहा हूं। इसमें आपको हर यूनिट के, चाहे वह यूनिट 2 हो, यूनिट 3 हो, यूनिट 5 हो, यूनिट 6 हो, 7, 8, 9, 10, इन सभी यूनिट के प्रश्न हमें देखने को मिलने वाले हैं। आपको लग रहा होगा सर फिर जो बची हुई टॉपिक्स हैं या बची हुई यूनिट है उनका क्या होगा, तो उनके लिए भी मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको 200 से 400 या 500 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। और उन 500 प्रश्नों को मैंने इस प्रकार बनाया है कि आपका पूरा जो सिलेबस है वो एकदम रिवाइज हो जाएगा उन 200 MCQ से ही। तो हमारा उस पर भी काम चल रहा है, परंतु अभी जो मैं डेली आपके लिए सिलेक्शन सीरीज लेके आ रहा हूँ ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 मिनट की क्लास है। इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सीरीज की। आज तीसरी क्लास है। कभी आपने 2 क्लास नहीं देखी हो तो जाके हमारे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है, पुनासा लिफ्ट परियोजना इस जिले में स्थित है। तो देखिए, आपने खंडवा जिले का नाम सुना होगा। खंडवा जिले से एक मुख्य नदी बहती है, उसका नाम है नर्मदा। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। और नर्मदा नदी के ऊपर यहाँ पर 3 परियोजना बनी हुई है मुख्य रूप से। एक है पुनासा बांध, फिर दूसरा है, आप सभी को पता होगा, इंदिरा सागर बांध, और तीसरा यहां पर बना हुआ है ओमकारेश्वर बांध। ये 3 बांध हमें नर्मदा नदी के ऊपर देखने को मिलते हैं। और कहां पर देखने को मिलते हैं? खंडवा जिले में देखने को मिलते हैं। इंदिरा सागर परियोजना की आप सभी को क्षमता भी पता होनी चाहिए। 1000 मेगावाट क्या है इसकी क्षमता है। ये हमारे कहाँ पर बनी हुई है? तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में तीनों परियोजना बनी हुई है नर्मदा नदी के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है खंडवा, ठीक है। अब देखिए, खरगोन में आपको मिलेगी एक महेश्वर परियोजना जो कि नर्मदा नदी के ऊपर ही बनी हुई है। फिर अपन सीहोर में जाएंगे तो सीहोर में आपको कौन सी, तो आप सभी को पता होगा, नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना यहाँ पर शुरू की गई है। कहाँ पर? सीहोर जिले में। जबलपुर में आप जाएंगे तो जबलपुर में आपको बरगी परियोजना, या जिसे हम रानी दुर्गावती परियोजना के नाम से भी जानते हैं, यहाँ मिलने वाली है। तो ये प्रमुख परियोजना है जो नर्मदा नदी पर बनी हुई है, तो इनको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में सर 10 संभाग हैं, और उन 10 संभाग का एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या नाम है और कहाँ पर उनकी स्थिति है। तो देखिए, ये हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश है जिसका फोटो थोड़ा सही नहीं बना है। यहाँ पर सबसे ऊपर पड़ता है चंबल जिला, और चंबल संभाग, उसमें है 3 जिले। फिर यहाँ पर सेकंड पड़ता है ग्वालियर संभाग, और ग्वालियर संभाग में आप सभी को पता है कितने हैं? 5 जिले। कौन कौन से? तो ग्वालियर, फिर एक अपना दतिया, फिर उसके बाद शिवपुरी, फिर अशोकनगर और गुना, ठीक है। चंबल में कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना और भिंड। फिर देखिए, यहाँ पर सागर संभाग है। सागर संभाग के बाद यहाँ पर पड़ता है, आप सभी को पता है कौन सा संभाग? रीवा संभाग। फिर यहाँ पर पड़ता है, आप सभी को पता होगा, शहडोल संभाग। शहडोल संभाग में भी 3 जिले। फिर यहाँ पर पड़ता है जबलपुर संभाग। फिर यहाँ पर पड़ता है एक इंदौर संभाग। आपका कंफ्यूजन केवल 2 ही संभाग में होना चाहिए, इंदौर और जबलपुर में। अब इंदौर में हम देखते हैं कितने जिले, तो इंदौर है, इंदौर के बाद धार है, धार के बाद इधर झाबुआ है, इधर अलीराजपुर है, इधर बड़वानी है, इधर बुरहानपुर है, इधर खरगोन है और इधर खंडवा है। कितने हो गए? 1, 2, इंदौर, धार 2, झाबुआ 3, अलीराजपुर 4, बड़वानी 5, 5 के बाद छठा कौन सा होगा? बुरहानपुर। 7वां कौन सा होगा? आपका खंडवा। और 8वां कौन सा होगा? अपना खरगोन। तो ये 8 जिले किस में आते हैं? इंदौर संभाग में आते हैं। इतने ही जिले मुख्य रूप से जबलपुर संभाग में आते थे, परंतु हाल ही में एक नया जिला बन गया, पांडुरना। उस पांडुरना जिला बनने के बाद जबलपुर संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं? 9 आते हैं। अब देखिए, 9 के अपन एक बार नाम देख लेते हैं। तो एक आपका होगा पांडुरना, उसके बाद छिंदवाड़ा, उसके बाद नरसिंहपुर। 3 जिले हो गए। 3 जिले के बाद आप इधर आओ, तो यहाँ पर मैंने छिंदवाड़ा बता दिया। छिंदवाड़ा के बाद आप सभी को मिलेगा सिवनी, और फिर एक मिलेगा बालाघाट। कितना होगा? 3, 2, 5, ठीक है। जबलपुर 6,
फिर यहाँ पर आपको एक क्या मिल जाएगा, कटनी 7, कटनी के बाद आपको मंडला डिंडोरी, ठीक है, मंडला डिंडोरी। देखो एक और बार जोड़ देते हैं, अपना हो गया नरसिंहपुर 1, उसके बाद दूसरा अपना कौन सा हो गया संभाग, तो सॉरी दूसरा कौन सा जिला हो गया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा नरसिंहपुर के नीचे आपको मिल जाएगा छिंदवाड़ा, उसके बाद पांडुनाथ 3, 3 के बाद सिवनी, ठीक है, सिवनी के बाद आपको मिल जाएगा बालाघाट, 3 2 5, 5 के बाद देखो जबलपुर 6, 6 के बाद मंडला 7, डिंडोरी 8 और एक कटनी 9। तो 9 जिले आज की डेट में किस में आते हैं, जबलपुर संभाग में। तो याद रखना जबलपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले, यहाँ पर नोट करके लिखिएगा कि जो देवास जिला है वह किसका भाग है, तो देवास जिला उज्जैन संभाग का भाग है, ना कि इंदौर संभाग का भाग है, ये पूछा गया है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, गणितीय और तर्क संगत संचालन से उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है, तो उसका नाम है एक्यूमुलेटर ACC, ठीक है। कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले पहले प्रथम गोंड कलाकार कौन थे, तो इनका नाम था जनगढ़ सिंह श्याम, जगड़ सिंह श्याम इन्होंने लिखा हुआ, उनका नाम है जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम की अपन बात करते तो ये गोंड कलाकार हैं, यानी गोंड चित्रकारी करा करते थे। इनके द्वारा जो चित्रकारी की गई है वो हमारे वर्तमान में विधानसभा भवन पे भी हमें देखने को मिलती है। आप कभी भी मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन घूमने जाएंगे तो विधानसभा भवन के ऊपर जो चित्रकारी बनी हुई है वह गोंड जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है, गोंड जनजाति से संबंधित है। याद रखना कि जनगढ़ सिंह श्याम इतने ज़्यादा फेमस थे कि इनकी जो प्रदर्शनी होती थी चित्रकारी की वह कहाँ पर लगती थी, तो वह मुख्य रूप से अपने लगती थी जापान में। इनकी चित्रकारी कहाँ पर लगाई गई है, जापान में भी इनकी चित्रकारी लगाई गई है। इनका संबंध किस जिले से था, तो याद रखना इनका संबंध था मंडला जिले से। किस जिले से, मंडला जिले से। यही पहले गोंड कलाकार थे जिनने कागज और कैनवास का प्रयोग किया था। भज्जू श्याम भी एक गोंड कलाकार है, सुशीला श्याम भी एक गोंड कलाकार है, ठीक है, याद रखिएगा दोनों। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं बता देता हूं कि MPPSC प्रीलिम्स का लाइव बैच है 2026 के लिए। आज इसका प्राइस 20% घटाकर 800 रुपये किया गया है, यानी आपको मात्र 800 रुपये में यह कोर्स मिलने वाला है। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, ऑल टॉपिक PDF, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलने वाला है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लो, या दिए गए नंबर पर भी आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। कभी आपको सिलेक्शन लेना है तो इस कोर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब अपन आगे चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है यहाँ पर। किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है धारा 25। धारा 25 के तहत विधानसभा के समक्ष मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग अपना क्या करता है, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का भी स्थापना 2005 में हुई थी, और किससे हुई थी, धारा 12 से मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई है। फिर अगले चलते हैं, IPv6 एड्रेस का आकार क्या है। IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एक प्रकार का एड्रेस है, उसका आकार होता है 128 बिट। आपको याद रखना इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यह कितने बिट का होता है, यह 32 बिट का होता है। ये MPPSC ने पहले भी पूछा हुआ है और ये प्रश्न अभी हाल ही में एग्जाम में रिपीट किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1964 में मध्य प्रदेश के किस प्राग ऐतिहासिक स्थल से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है आदमगढ़। देखिए आदमगढ़ की हम बात करते हैं तो इसकी खोज मनोरंजन घोष के द्वारा की गई है। किसकी द्वारा, मनोरंजन घोष के द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई थी 1964 में। आदमगढ़ मुख्य रूप से नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है, और यहाँ से आप सभी को पता होगा सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। किसके, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, आदमगढ़ से, याद रखना। पचमढ़ी कहाँ पर आता है, तो पचमढ़ी नर्मदापुरम जिले में आता है, सतपुड़ा श्रृंखला पर बसा हुआ है। चूरना पचमढ़ी के अंतर्गत जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ का एक क्षेत्र है चूरना, और यहाँ इसलिए फेमस है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बाघ दिखाई देते हैं वो चूरना में ही हमें दिखाई देते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर है 14 जिले। देखिए एक बार मैप में देख लेते हैं कितने जिलों से गुजरती है। तो आप सभी को मैंने पढ़ाया है कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा 5 संभाग के साथ साथ कितने जिलों से, 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब ये 5 संभाग और 14 जिले कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आएगा रतलाम। क्या आएगा, रतलाम। रतलाम के बाद जाती है उज्जैन।
किससे जाएगी? उज्जैन। याद रखना यहाँ किससे नहीं गुजरती है? तो यहाँ मुख्य रूप से इंदौर से नहीं गुजरती। किससे नहीं गुजरती है? इंदौर से नहीं गुजरती है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर मिलेगा उमरिया और एक और मिल जाएगा शहडोल। शहडोल उमरिया से गुजरती है। फिर यहाँ पर आओगे तो आपको मिल जाएगा जबलपुर और एक और ज़िला कौन सा है? कटनी। फिर यहाँ पर आओगे सागर में तो सागर में मिलेगा आपको दमोह और सागर। फिर यहाँ पर भोपाल में आओगे तो भोपाल संभाग के 5 ही जिले जिसमें से एक है विदिशा, फिर रायसेन, सीहोर, भोपाल और राजगढ़। कितने जिले होगा भैया? 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। ठीक है। फिर एक और जिला कौन सा है? शाजापुर। ये कितने होगा? 14 जिले से होकर ये गुजरती है। 14 जिले मैंने बता दिए। एक होगा उज्जैन संभाग, दूसरा भोपाल संभाग, तीसरा सागर संभाग, चौथा जबलपुर संभाग और 5वां शहडोल संभाग। तो 5 संभाग 14 जिलों से होकर हमारे यहाँ की कर्क रेखा गुजरती है। अब अगले प्रश्न पे चले, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मध्य प्रदेश जनजाति के 1000+ MCQ की आपको PDF मिल रही है मात्र 55 रुपये में। आप कभी एक बार आपने 10,000 क्वेश्चन लगा लिए तो यकीन मानिएगा आपके कभी भी यूनिट 10 से प्रश्न गलत होंगे ही नहीं। तो इसको जरूर परचेज करना है आपको। साथ में हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है वो 3 चल रही है। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 199 की, यूनिट वाइज और FLT 350 की और टॉपिक वाइज 299 की। आज इसके ऊपर ऑफर है कि 199 वाली टेस्ट सीरीज आपको मात्र 150 रुपये में मिल रही है और 350 रुपये वाली टेस्ट सीरीज मात्र आपको 300 में मिल रही है। यह ऑफर आपके लिए आज और कल के लिए वैलिड है, तो आप कोशिश कीजिए कि इनको जरूर खरीद लें। देखिए FLT में आपको 50 FLT दे रहा है, यूनिट वाइज और FLT में 50 यूनिट वाइज और 25 FLT दे रहा है। तो इनको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां से यकीन मानिएगा पूरा पेपर आपको दिखने वाला है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब अपन आगे चलते हैं और आगे अगली बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नदी मोड़ो डाइवर्जन प्रोजेक्ट में मुख्यतः किस नदी पर आधारित है? यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी यह नदी मोड़ो डाइवर्जन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है। नदी जोड़ो आपने सुन रखा होगा, नदी मोड़ो प्रोजेक्ट आपने अभी तक नहीं सुन रखा होगा। तो देखिए नदी मोड़ो प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे यहाँ की कान नदी कहाँ पर? तो इंदौर किस नदी के किनारे बना हुआ है? कान नदी के। अब ये कान नदी क्या होती है? सीधी जाके बेतवा नदी में जाकर मिलती है। अब ये कान नदी में इंदौर का पूरा गंदा पानी जाकर समाहित होता है। तो इसके लिए इस नदी को मोड़ने का प्लान चल रहा है कि ये सीधे जाके कहाँ पर अपनी सिप्रा नदी में नहीं मिले। कान नदी किसकी सहायक नदी है? सिप्रा। मैंने बेतवा बोल दिया था, याद रखना, सिप्रा नदी की। तो ये कान नदी क्या करती है? इंदौर से निकलती है और उज्जैन के निकट आकर किस नदी में मिल जाती है? सिप्रा नदी में आकर मिल जाती है। अब ये कान नदी अपने साथ पूरा इंदौर का कचरा लेके चलती है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या चलाया जा रहा है? नदी मोड़ो प्रोजेक्ट यानी रिवर डाइवर्जन प्रोजेक्ट इसके लिए चलाया जा रहा है कि इसे हम सिप्रा नदी में ना मिलाते हुए इसे क्या कर दें? डाइवर्ट कर दें किसी और डायरेक्शन में, जिससे इसका जो गंदा पानी वह सिप्रा नदी में ना मिले। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला, कि नदी मोड़ो डाइवर्जन प्रोजेक्ट के अंतर्गत कान नदी मुख्य रूप से शामिल है। फिर तेजाजी महाराज मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ है? तो देखिए तेजाजी महाराज का गायन अपने यहाँ कहाँ चलता है? तेजाजी गायन तो मालवा में। तो इनका संबंध मुख्य रूप से राजस्थान से है और राजस्थान में जो सुरसुरा नामक धाम है वहाँ पर तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपवन किए गए हैं? तो आप सभी को पता है अनुच्छेद भाग 16 में अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या किए गए हैं? विशेष उपबंध किए गए हैं। ठीक है। अब देखिए मांडू सुल्तान होशंग शाह का एक और अन्य नाम क्या था? तो मांडू के जो होशंग शाह था, मैंने आपको पढ़ाया था कि होशंग शाह उसने उपाधि ली थी, परंतु उसका नाम क्या था? अल्प खां था। क्या था? अल्प खां उसका नाम था। उसने होशंग शाह की उपाधि लेकर वो क्या बना था? मांडू का सुल्तान बना था।
हुसैन शाह का मकबरा है, यहाँ पर आप सभी को पता है संगमरमर से बना हुआ है और इस मकबरे का निर्माण हुसैन शाह के द्वारा ही कराया गया था मरने से पहले। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके बच्चे तो उसका कभी मकबरा नहीं बना पाएंगे, तो सुल्तान हुसैन शाह ने ही क्या करा था, अपना मकबरा वहाँ पर बनाया था। जो ऐसा कहा जाता है कि जो ताजमहल की जो डिज़ाइन है आज की डेट में वह हुसैन शाह के मकबरे से ही ली गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मक्का उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए वर्ष 2020-21 के कितने सारे कथन पूछे थे अपन से, 25 में भी और वापस आ जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है क्या? भाई पता नहीं। फिर क्षेत्रफल में प्रदेश का देश में 5वां स्थान है, हमें नहीं पता। जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में हुआ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है छिंदवाड़ा जिले को मक्का जिला कहा जाता है। तो हमें यही क्वेश्चन सही लग रहा है, हमें ये तो पता ही नहीं है प्रथम और 5वां, परंतु ये पॉइंट जब पढ़ने से हमें लग रहा है कि हाँ भाई बिल्कुल सही है कि जिले में उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, छिंदवाड़ा जिले में, राइट। राज्य में भिंड मुरैना का उत्पादक जिलों में से एक थे, नहीं। भिंड मुरैना किसके लिए जाने जाते हैं, तो सरसों की खेती के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ही पॉइंट लगा था। तीसरा, भले ही आपको कुछ भी याद नहीं होता, कभी आपको इतना ही याद होता कि सर्वाधिक उत्पादन हमारे यहाँ कहाँ पर होता है, तो होता है हमारे यहाँ छिंदवाड़ा जिले में, इसलिए छिंदवाड़ा को मक्का जिले के नाम से भी जाना जाता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्तें हैं? तो देखिए वहाँ भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है सर, बिना नागरिक होगा तो हम कैसे बना देंगे। वहाँ 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, देखेंगे सर। वहाँ सांसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल या के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है कि सदस्य होगा तो बनाएंगे ही नहीं। वहाँ अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो देखो आप कहाँ पर दिख रहा है, पहला तीसरा चौथा, तो सर पहला तीसरा चौथा तो हमें एक जगह ही दिख रहा है, 1 2 3 4 वाला ऑप्शन भी, यानी ये दो तो कट गए। अब इन दोनों में से हमें दिक्कत आएगी। तो देखिए अनुच्छेद 157 में जब हम जाते हैं तो उसमें राज्यपाल का विवरण किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रावधान है। उसमें कहा गया है कि राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष। यहाँ पर कितनी देर रखी, 30, तो हमारा सेकंड वाला गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला 1 3 4। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या किस जिले में थी, यानी जिला कौन सा था 2011। अब अपन ने देखा निवाड़ी कब बना है भैया, तो निवाड़ी बना है 2018 में। तो बेचारे ने सीधा अपन को मेंशन कर दिया, आपको 2011 के हिसाब से बताना है। तो 2011 के हिसाब से न्यूनतम जनसंख्या थी हरदा में और मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ पर थी, तो मैक्सिमम जनता थी इंदौर में। निवाड़ी 2018 में बनता है, तो वर्तमान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, निवाड़ी है। परंतु 2011 में आपको याद रखना है हरदा में थी। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो याद रखना 236 था। कितना था, 236 था। ठीक है, अब आगे बढ़े। दुर्जनपुर जैन तीर्थकारों की मूर्तियों को किस गुप्त शासन काल के दौरान में निर्मित किया गया था, तो याद रखना कि रामगुप्त जब शासन था उस दौरान दुर्जनपुर जैन तीर्थकारों की मूर्तियों को गुप्त शासन काल के दौरान निर्मित किया गया था। आगे बढ़े। MPPSC प्रीलिम्स का बैच है भैया, आज ऑफर में 800 रुपये में है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और ज़रूर ज्वाइन कर लो। इसमें आपको रिकॉर्डेड ऑल टॉपिक PDF, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, इसके साथ साथ MPPSC प्रीलिम्स का जो 2025 का हमारा बैच था वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि n डेटा बिंदुओं को किसी सेट में सबसे बड़े मान को बढ़ाया जाए और सबसे छोटे मान को घटाया जाए तो निम्नलिखित में से सांख्यिकी माप में परिवर्तन होगा, तो देखिए इसका है माध्यिका में परिवर्तित होगा। छोड़ो इस प्रश्न को। मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडारा स्थित है? मैंने बताया था कि अपन ने यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट पढ़ी थी अपन ने हाल ही में। मैंने उसमें बताया था कि यूनेस्को की हमारे यहाँ विश्व धरोहर स्थल 3 है और 15 ऐसी साइट है जिसे टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है ना, अस्थायी सूची में शामिल किया गया। उसी में मैंने आपको एक खूनी भंडारा के बारे में बताया था। खूनी भंडारा कहाँ पर है, बुरहानपुर जिले में स्थित है। और यह खूनी भंडारा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ एक जल वितरण प्रणाली का भाग है, यानी यहाँ से बुरहानपुर जिले में क्या की जाती थी, सिंचाई पानी पीने के लिए उपलब्ध कराया जाता। तो खूनी भंडारा वहीं पर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुरहानपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्चुअलाइजेशन क्या है, तो वर्चुअलाइजेशन है ना वर्चुअल रूप से हमें किसी के साथ क्या करना है, बात करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IT संसाधनों का वर्चुअल
टेसेज बनाना, यानी देखिए वर्चुअलाइजेशन यानी होगा कि वर्चुअली रूप से हमें एक दूसरे के सामने प्रस्तुत होना है और क्या करना है, मुख्य रूप से चीज़ें ऐसी बनानी कि आपको वर्चुअल रूप से दिखे। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी आँख के ऊपर एक मशीन टाइप का लगा देते हो और आप उसको जैसे ही देखते हो तो आपको वर्चुअल रूप से ऐसा लगता है कि आप कहीं पर मूव कर रहे हैं। तो यही वर्चुअलाइजेशन के बारे में पूछा है, किसी चीज़ को हम क्या बना रहे हैं कि वर्चुअल इंटरेस्टेड बना रहे हैं। ठीक है, भगोरिया पर्व किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, तो भैया कितना सरल है, भील जनजाति के द्वारा। कब बनाया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है फागुन माह में बनाया जाता है। जब हमारे यहाँ होली आती है तो होली से पहले भील जनजाति के द्वारा भगोरिया पर्व बनाया जाता है। यह मुख्य रूप से अलीराजपुर, झाबुआ, धार जिले में बनाया जाता है। फिर आगे हम चलते हैं, फरवरी 2024 में केला हल्दी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। अब आपको केले से ही समझ में आ जाना चाहिए, हल्दी तो छोड़ दो, हल्दी का हमें नहीं मालूम, पर केला महोत्सव तो सर वही बनाया जाएगा यहाँ पर केला उत्पादन ज़्यादा होता होगा। क्यों, क्योंकि केले को हमें विश्व प्रसिद्ध करना है, तो सबसे ज़्यादा केला बुरहानपुर में होता है। तो केला हल्दी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, बुरहानपुर में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, बस देवा क्या है, तो बस देवा एक लोक गायन है जो कहाँ पर किया जाता है, बघेलखंड में मुख्य रूप से किया जाता है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले आपको यूनिट 2 पढ़ाई थी, उसमें बस देवा गायन मैंने बताया था और मैंने पूछा था आजकल प्रश्न, मैंने बताया था कि आजकल प्रश्न कैसे आते हैं, तो भैया वो दे देता है आपकी कला का और उसमें पूछता है कि ये है क्या, लोक नृत्य है कि लोक गायन है, तो बस देवा क्या है, लोक गायन है। अगले प्रश्न पे चले तो भैया ये दोनों आपको परचेस करना है MPPSC 2026 के लिए और अभी इसके ऊपर 20% का ऑफर चल रहा है, तो इसे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मध्य प्रदेश ने किस वर्तक राज्य को कुष्ठ उन्मूलन के संकल्प के लिए लिया गया। अब देखिए ये यूनिट 7 का प्रश्न है, किसका है, यूनिट 7 का प्रश्न है। अब इसका राइट आंसर है 2030 तक मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया है कि हमारे राज्य को कुष्ठ से उन्मूलित कर देंगे, यानी कुष्ठ को हमारे मध्य प्रदेश से पूर्णतः समाप्त कर देंगे। फिर देखिए हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए विजयी घोषित किया गया, तो आप सभी को पता है कि जगदीप धनखड़ थे। जगदीप धनखड़ ने क्या कर दिया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उपराष्ट्रपति पद खाली हो गया था। तो उसके बाद हमारे यहाँ के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं श्री CP राधाकृष्णन। कौन बनाए हैं, श्री CP राधाकृष्णन को बनाया गया। अगले प्रश्न पे, भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के वनों के अंतर्गत सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में है, तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं किस जिले में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक है, तो बालाघाट जिले में। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से कहाँ वन है, तो वहाँ है उमरिया जिले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उमरिया जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके जाना है कि चूना नगरी मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है, चूना नगरी मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और आपको यह सीरीज कैसी लग रही है बेटा ज़रूर बताना है। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई में मोटिवेशन आएगा तभी मैं ही पढ़ा पाऊंगा। कहीं मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा तो मैं इस सीरीज को बंद कर दूंगा। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करना है, साथ में आपको भी पढ़ते रहना है। ठीक है, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।